नमः संस्कृताय मिथिलेश हरदेनिया के साथ जुड़ रहे हैं एक नई श्रृंखला में। मित्रों, शिक्षा शास्त्र में अभी तक आपने शिक्षण विधियां पढ़ी हैं और शिक्षण विधियों को 3 भागों में विभाजित किया था। प्राचीन विधि, नवीन विधि और नवीनतम विधि। तो मित्रों, प्राचीन विधियों को पिछले वीडियो में आप पढ़ चुके हैं। अब पढ़ेंगे नवीन विधि। तो नवीन विधि में देखिए पाठ्य पुस्तक विधि है। तो इस पाठ्य पुस्तक विधि में देखते हैं, लॉर्ड मैकाले महोदयस्य शिक्षण पद्धत्याः परम संस्कृत शिक्षणस्य कृते अद्यावधि प्रयुज्यमानाः विधयः अर्वाचीन विधयः नवीन विधे कथ्यते। ते विधयः निम्नलिखिताः सन्ति। लॉर्ड मैकाले महोदयस्य शिक्षण पद्धत्याः परम। मित्रों, परम मतलब होता है बाद। परम का मतलब बाद। तो बाद में किसके बाद में? लॉर्ड मैकाले महोदय की शिक्षा पद्धति के बाद में। संस्कृत शिक्षणस्य कृते मतलब संस्कृत शिक्षण के लिए। अद्यावधि, अद्य मतलब आज की अवधि माने समय में, आज के समय में प्रयुज्यमाना है। मतलब जो मीन्स प्रमुख रूप से युज धातु है यहाँ योग के लिए। प्रयुज्यमाना मतलब जो विधियाँ नई जोड़ी गई हैं या उपलब्ध हैं, उन विधियों में अर्वाचीन विधियाँ कथ्यते। उन विधियों को अर्वाचीन विधि कहते हैं। मतलब लॉर्ड मैकाले महोदय की शिक्षा पद्धति के बाद जो वर्तमान समय में, आज की अवधि में अद्यावधि प्रयुज्यमाना विधियाँ, जो वर्तमान विधियाँ जोड़ी गई हैं, उन्हीं को नवीन विधि कहते हैं। ते विधियाँ निम्नलिखिताः सन्ति। वे विधियाँ निम्नलिखित हैं। भारते पाठ्यपुस्तक विधे समर्थकाः डॉक्टर वेस्ट महोदयाः आसन्। भारत में पाठ्यपुस्तक विधि के समर्थक डॉक्टर वेस्ट महोदय हैं। तेषाम मतानुसारम, तेषाम मतलब उनके, मतानुसारम मत के अनुसार, शिक्षणम ईदृशम स्यात्। शिक्षण इस प्रकार का है कि यत् छात्रः यस्याम अवस्थायाम अपि विद्यालयम प्रत्यजेत। मतलब छात्र जिस अवस्था में स्कूल का त्याग करे, तेन अधीतस्य प्रयोजनम लब्धुम शक्यते। वो उसी प्रकार से उसको, अधीत मतलब होता है ग्रहण करना, तो उस प्रकार से अधीत करने की योजना प्राप्त कर सके। मतलब जिस स्थिति में वो विद्यालय छोड़ता है, उसी स्थिति में वो घर में बैठकर पढ़ सके। अस्मिन् विधौ कक्षा स्तरानुगुणम। इस विधि में कक्षा स्तर के अनुसार वर्गीकरणम क्रियते। वर्गीकरण करते हैं, क्योंकि ये पाठ्य पुस्तक विधि है। तो पाठ्य पुस्तक विधि में क्या होता है कि जो स्कूल में पाठ्य पुस्तक से पढ़ रहा है, तो जब वो स्कूल का त्याग करता है या घर जाता है, तो घर में भी वो बिल्कुल उसी के अनुसार पढ़ सकता है, क्योंकि किताबें साथ में रहती हैं स्कूल में भी और वही घर में भी। आगे लिखा हुआ है अस्मिन् विधौ कक्षा स्तरानुगुणम वर्गीकरणम क्रियते। कक्षा स्तर के अनुसार, जो प्राइमरी लेवल है या प्राथमिक है और माध्यमिक है या पूर्व प्राथमिक है या पूर्व माध्यमिक है या हायर सेकेंडरी है या हाई स्कूल है, इनमें जो भी पुस्तकें चलती हैं, तो उस स्तर के अनुसार इनका वर्गीकरण किया जाता है। वर्गीकरणम इदम वातावरणे आधारतम भवति। वर्गीकरण वातावरण के आधार पर होता है। पाठ्य पुस्तकेषु वर्णमालायाः आरभ्य पदानि वाक्यानि अनुच्छेदाश्च भवन्ति। पाठ्यपुस्तकेषु वर्णमालायाः, पाठ्य पुस्तकों में वर्णमालायाः आरभ्य मतलब वर्णमाला से आरंभ होकर पद, वाक्य और अनुच्छेद होते हैं। आदर्शवाचनम, अनुवाचनम, पाठ प्रवर्धनम अंगीकृत्य मौन पाठनम कार्यते। इसमें आदर्शवाचन, अनुवाचन और पाठ प्रवर्धन को अंगीकृत करके मौन पाठ भी करते हैं। मित्रों, अब यहाँ समझने वाली बात है आदर्शवाचन। आदर्शवाचन किसे कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा कि जो कक्षा में शिक्षक पढ़ाने जाते हैं और कोई पाठ पढ़ना है, तो उस पाठ को पहले शिक्षक पढ़ के बताएगा। तो शिक्षक के द्वारा जो पाठ पढ़ा जाता है उसे हम आदर्शवाचन कहते हैं। और इसके बाद फिर छात्रों से पढ़ने के लिए कहेगा, तो छात्र उसका अनुकरण करेंगे। जैसे शिक्षक ने पढ़ाया है वैसे ही छात्र पढ़ने का प्रयास करेगा, अर्थात अनुकरण करेगा। तो उस वाचन को फिर
अनुकरण करने के कारण अनुवाचन कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, आदर्श वाचन शिक्षक के द्वारा होता है और अनुवाचन उसके उपरांत, आदर्श वाचन के उपरांत छात्रों के द्वारा होता है। पाठ प्रवर्धनम अंगीकृत्य मौन पाठनम कार्यते। पाठ प्रवर्धनम मतलब पाठ को आगे बढ़ाने के लिए, उसको अंगीकृत करने के लिए मतलब उतारने के लिए मौन पाठनम कार्यते, मौन पाठन किया जाता है। मित्रों, मौन पाठन क्या है? मौन पाठन में अंतर मन में पढ़ा जाता है, उसमें मुंह नहीं चलता है, ओंठ चलते हुए नहीं दिखाई देना चाहिए। अंतर मन में पढ़ते हैं, अंतर मन में पढ़ने से अंतर ग्रहण करना होता है मैटर को, तो उसे हम मौन पाठन कहेंगे। सस्वर वाचन और मौन वाचन ये परीक्षा में आते हैं। तो सस्वर, सा स्वर, स्वर सहित वाचन जिसमें आवाज़ निकले, तो स्वर सहित वाचन सस्वर वाचन है, और जिसमें आवाज़ ना निकले, ध्वनि ना निकले, ओष्ठ ना चलें, अंतर मन में पढ़ा जाए, वो मौन वाचन होता है। 2011 में वर्ग 3 की परीक्षा में आया हुआ था कि मौन वाचन किस समय किया जाना चाहिए, प्रातःकालीन, रात्रिकालीन और इस तरह से 4 लिखे थे, तो उसमें रात्रिकालीन ऑप्शन सही था। मतलब रात के समय हमें मौन वाचन ही करना चाहिए। ऐसा नहीं कि सब लोग सो रहे हैं और तुम्हारा सस्वर वाचन करने का मूड हो रहा है, स्वर सहित वाचन चिल्ला चिल्ला के पढ़ने का मन हो रहा है, तो मित्र दूसरे का डिस्टर्ब होगा। हम स्वतंत्र हैं, लेकिन हमारी स्वतंत्रता वहाँ तक है जब दूसरे की स्वतंत्रता का हनन ना हो, तब तक हम स्वतंत्र हैं। तो फिर रात्रि काल में हमें मौन वाचन करना चाहिए। इसके गुण क्या है पाठ्य पुस्तक विधि के? सस्वर वाचनेन छात्रेभ्यः शुद्ध उच्चारण अभ्यासस्य अवसरः दीयते। सस्वर वाचन के, सस्वर वाचनेन मतलब सस्वर वाचन में छात्रेभ्यः मतलब छात्रों को शुद्ध उच्चारण अभ्यास का अवसर दिया जाता है। जब सस्वर वाचन करते हैं छात्र, स्वर सहित वाचन करते हैं, आवाज़ निकलती है, तो उसमें ये देखा जाता है कि जो गलतियां कर रहे हैं तो वो गलतियां पकड़ में आ जाती हैं, क्योंकि उसमें वॉइस निकल रही है, ध्वनि निकल रही है, तो उसमें शुद्ध उच्चारण अभ्यास का अवसर दिया जाता है कि आप शुद्धता को कर सकते हैं। यदि आप अशुद्ध पढ़ेंगे तो पकड़ जाएंगे। संस्कृत साहित्यम प्रति अनुरागः प्रादुर्भवति। संस्कृत साहित्य के प्रति अनुराग मतलब प्रेम, प्रादुर्भवत मतलब उत्पन्न होता है, प्रादुर्भवति मतलब उत्पन्न होता है। तो पाठ्य पुस्तक पढ़ने से संस्कृत साहित्य के प्रति अनुराग उत्पन्न होता है, प्रेम उत्पन्न होता है। अस्मिन् विधौ शिक्षण सूत्राणाम अनुसरणम पूर्ण रूपेण क्रियते। अस्मिन् विधौ मतलब इस विधि के द्वारा, शिक्षण सूत्राणाम अनुसरणम शिक्षण सूत्रों का अनुसरण पूर्ण रूपेण क्रियते पूर्ण रूप से किया जाता है। अतः विधिरयम मनोवैज्ञानिका है अस्ति, अतः यह विधि मनोवैज्ञानिक होती है। छात्राणाम शब्दकोशस्य वृद्धिकरणे सहायको भवति। छात्राणाम शब्दकोशस्य मतलब छात्रों के शब्दकोश में वृद्धि करने में सहायक होती है। अवकाश समये छात्रः पाठान स्वयं अध्येतुं प्रभवति। अवकाश समय मतलब अवकाश के समय छात्र पाठान स्वयं अध्येतुं, पाठ को स्वयं पढ़ने के लिए प्रभवति मतलब होता है। अवकाश के समय मतलब छुट्टी के समय में भी छात्र पढ़ने के लिए स्वयं अध्येतुं प्रभवति मतलब अपने द्वारा वो अध्ययन कर सकता है। ये इसके गुण हैं पाठ्य पुस्तक विधि के। अब पाठ्य पुस्तक विधि के दोष क्या हैं? सिर्फ हम किताबों से पढ़ते हैं तो उसके दोष क्या हैं? छात्राणाम शिक्षकाणांच समीक्षात्मक शक्ति शनैः शनैः लुप्ता भवति। मतलब छात्रों और शिक्षकों की जो समीक्षात्मक शक्ति है वो शनैः शनैः लुप्ता भवति मतलब वो धीरे धीरे लुप्त होती है। तेसु रटनस्य प्रवृत्ति आयाति, और उनमें रटने की प्रवृत्ति आती है छात्रों में, क्योंकि किताबें हैं तो बस इनको रट लो, घोर के पी लो, समझने की प्रवृत्ति नहीं आती। और इसका दोष क्या है? तो व्याकरणस्य क्रमबद्ध ज्ञानस्य अभावो भवति। व्याकरण में क्रमबद्ध ज्ञान का अभाव होता है। अस्मिन् विधौ छात्राणाम ध्यानम केवलम पाठ्य पुस्तक पर्यंतमेव सीमितम भवति। अस्मिन् विधौ मतलब इस विधि के द्वारा छात्रों का ध्यान केवल पाठ्य पुस्तक पर्यंतमेव, पाठ्य पुस्तक पर्यंत तक ही सीमित रहता है, पाठ्य पुस्तक तक ही सीमित रहता है। ते संस्कृत साहित्य व्यापक ज्ञानाय प्रेरिताय न भवन्ति। वे संस्कृत शिक्षण के व्यापक ज्ञान की ओर प्रेरित नहीं होते हैं। मित्रों, जो प्रत्यक्ष विधि है अगली विधि। तो प्रत्यक्ष विधि क्या है?
विधिर अयम सुगम पद्धति, यह सुगम पद्धति है, यह विधि सुगम पद्धति है। निर्बाध विधि मातृ विधिश्च इति नामना अपि ज्ञायते, निर्बाध विधि मातृ विधि इत नामना अपि ज्ञायते। मित्रों नोट कर लीजिए कि जो प्रत्यक्ष विधि है यह सुगम तो है, आसान है, लेकिन इसे हम निर्बाध विधि और मातृ विधि नाम से भी जानते हैं। इसके दो नाम और भी हैं, निर्बाध विधि और मातृ विधि नाम से भी जानते हैं। अधुना आंग्ल भाषा बोधनाय, अधुना माने वर्तमान समय में, आंग्ल भाषा बोधनाय मतलब अंग्रेजी भाषा का बोध करने के लिए या अंग्रेजी भाषा का ज्ञान करने के लिए अस्य प्रयोगो दृश्यते, इसका प्रयोग देखा गया है। प्रत्यक्ष विधि तात्पर्यम अस्ति, प्रत्यक्ष विधि से तात्पर्य है कि यत् या भाषा अध्यापनीया सा स्वाध्यायम एवं न, मतलब जिस भाषा का स्वयं अध्ययन नहीं कर सकते हैं, प्रत्यक्ष विधि से तात्पर्य है कि जिस भाषा को पढ़ाया जाए इसका हम स्वयं अध्ययन नहीं कर सकते हैं। प्रत्यक्ष विधि तात्पर्यम अस्ति, प्रत्यक्ष विधि से तात्पर्य है कि यत् या भाषा अध्यापनीया सा स्वाध्यायाम एवं न, वास्तव में जिस भाषा को जो लोग पढ़ाते हैं उनका अध्ययन उनका स्वयं का नहीं हो पाता है, ये प्रत्यक्ष विधि में है। अस्मिन् विधौ ध्येया बिंदुः, इस विधि में याद रखने योग्य बिंदु क्या हैं? अस्मिन् विधौ ध्येया बिंदुः, ध्येया ध्येय याद रखने लायक बिंदु क्या हैं इसमें? तो अस्मिन् विधौ कामपि भाषां बोधयितुं मातृभाषायाः प्रयोगाः न करणीया। मित्रों जब इस विधि से पढ़ाया जाता है तो अस्मिन् विधौ कामपि, इस विधि से कामपि भाषा बोधयितुं मतलब किसी भी भाषा का बोध करने के लिए मातृभाषायाः प्रयोगा न करणीया, मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है। पद पदार्थयो मिथा साक्षात संबंध स्थाप पाठयेत। मित्रों पद पदार्थ मिथा साक्षात मतलब जो झूठ है या जो दिखाई नहीं दे रहा है और जो दिखाई दे रहा है, दोनों के बीच में संबंध स्थापित करके पढ़ाया जाता है। मौखिक कार्यस्य प्रधानता से इसमें मौखिक कार्य की प्रधानता होती है। जैसे हम आपको ये पेडागोजी पढ़ा रहे हैं तो इसमें लिखित कार्य नहीं है, मौखिक कार्य की प्रधानता है इसमें, तो मौखिक कार्य की प्रधानता होती है प्रत्यक्ष विधि में। संस्कृत शिक्षणे अस्य विधे प्रयोगः सर्वप्रथम प्रोफेसर वीपी बोकील महोदयेन अल्फिन्स्टोन नाम्नि विद्यालये मुंबई नगरे कृतः। मित्रों संस्कृत शिक्षणे अस्य विधे प्रयोगः, संस्कृत शिक्षण में इस विधि का प्रयोग सर्वप्रथम मतलब सबसे पहले, कौन सी विधि का? प्रत्यक्ष विधि का या निर्बाध विधि का या मातृ विधि का, इसे इन नामों से भी जानते हैं। तो इस विधि का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? प्रोफेसर वीपी बोकील महोदय, प्रोफेसर वीपी बोकील महोदय ने किया। और कहाँ किया? अल्फिन्स्टोन नामनी विद्यालय, अल्फिन्स्टोन नामनी विद्यालय, अल्फिन्स्टोन नामक विद्यालय में मुंबई नगरे कृता, मुंबई नगर में किया। आ न्यू अप्रोच टू संस्कृत इत्यस्मिन् पुस्तके प्रोफेसर वकील महाभागेन प्रत्यक्ष विधे उपयोगितायाः वर्णनम सम्यक रूपेण प्रतिपादितम। मित्रों एक पुस्तक लिखी है इन्होंने, आ न्यू अप्रोच टू संस्कृत। इस पुस्तक में प्रोफेसर वकील महाभाग ने, महाभाग मतलब महोदय, तो प्रोफेसर वकील महोदय ने प्रत्यक्ष विधि की उपयोगिता का वर्णन समान रूप से प्रतिपादित किया है। ध्यान रखिएगा मित्रों, किस पुस्तक में? आ न्यू अप्रोच टू संस्कृत। इस पुस्तक में प्रत्यक्ष विधि की उपयोगिता का वर्णन सम्यक रूप से प्रतिपादित किया है। किसने किया है? प्रोफेसर वीपी बोकील महोदय ने। इसके गुण क्या हैं प्रत्यक्ष विधि के? श्रवणे पठने लेखने भाषणे चा पर्याप्त अवसरा उपलभ्यते। मित्रों इसमें श्रवणे मतलब सुनना, पढ़ना, लिखना और बोलना इसका पर्याप्त अवसर उपलब्ध होता है इस विधि में। और इसका गुण है छात्रेषु संस्कृत माध्यमेन, छात्र संस्कृत के माध्यम से स्वतंत्र रूपेण स्वविचारान प्रकटयितुं क्षमतायाः विकासः भवति। मित्रों छात्रेषु संस्कृत माध्यमेन मतलब छात्र संस्कृत के माध्यम से स्वतंत्र रूपेण स्वविचारान, स्वतंत्र रूप से अपने विचार प्रकटयितुं क्षमतायाः विकासः भवति, स्वतंत्र रूप से अपने विचार प्रकट करने की क्षमता का विकास होता है। अयम विधि भाषा शिक्षण सिद्धांतानुकूलो अस्ति। अयम विधि मतलब यह विधि भाषा शिक्षण सिद्धांतानुकूलो अस्ति, भाषा शिक्षण सिद्धांत के अनुकूल है।
छात्र शिक्षकयोः मध्ये, छात्र शिक्षक के मध्य संभाषणम प्रचलति अतः ते सक्रिया भवन्ति। छात्रों और शिक्षकों के मध्य माने बीच में संभाषणम प्रचलति, संभाषण मतलब बोलचाल चलता है, अतः ते सक्रिया भवन्ति इसलिए वे सक्रिय होते हैं। अयम विधि संस्कृत शिक्षायाः स्तरोन्नयनाय सहायका भवति। अयम विधि मतलब यह विधि संस्कृत शिक्षा में स्तर उन्नयन के लिए सहायक होती है। तो मित्रों ये तो गुण रहे। अब इसके दोष क्या हैं? इस प्रत्यक्ष विधि में दोष कौन कौन से हैं? अनेन विधिना संस्कृत शिक्षणस्य गति मंदा भवति। इस विधि में संस्कृत शिक्षण में जो संस्कृत शिक्षण की गति है वो इस विधि से पढ़ने पर मंद हो जाती है, धीमी हो जाती है। प्रतिभाशालिना छात्रा उपकृता भवन्ति। कक्षा में जो प्रतिभाशाली छात्र होते हैं, जो बहुत होशियार छात्र होते हैं, इंटेलिजेंट छात्र होते हैं, वो उपकृता भवति, वो उपकृत हो जाते हैं। ना तो सामान्य मंदाश्च, बल्कि सामान्य और मंद बुद्धि वाले बालक नहीं हो पाते हैं। मतलब इनका तो उपकार हो जाता है प्रतिभाशाली छात्रों का, लेकिन सामान्य और मंद बुद्धि बालकों का नहीं हो पाता है। भाषण कौशलस्य प्राधान्यात् अन्य भाषा कौशलानाम उपेक्षा भवति। मित्रों भाषण कौशल की प्रधानता के कारण अन्य भाषा कौशलों की उपेक्षा हो जाती है, तो अन्य भाषा कौशल का विकास नहीं हो पाता है। प्राथमिक स्तरे एस अनुपयुक्तो भवति, और यह विधि प्राथमिक स्तर पर अनुपयुक्त है। तो ये इसके दोष हैं। मित्रों अगली विधि आप देख रहे हैं विश्लेषणात्मक विधि। ये विश्लेषणात्मक विधि क्या है? अयम विधि संस्कृत शिक्षणे विशेषतः व्याकरण कथा पाठयोः कृते उपयोगी अस्ति। यह विधि संस्कृत शिक्षण में विशेषकर व्याकरण कथा पाठ के लिए उपयोगी है। अयम विधि पूर्णात् अंशं प्रति इति सूत्रम अनुसृत्य कार्यम करोति। मित्रों यह विधि पूर्णात् अंशं प्रति मतलब पूर्ण से अंश की ओर इति सूत्रम अनुसृत्य कार्यम करोति, इस प्रकार सूत्र के अनुसार कार्य करती है। पूर्णात् अंशं प्रति, पूर्णात् अंशं प्रति मित्रों ये कहलाता है कि पहले पूरा पढ़ा दिया गया और पूरा पढ़ाने के बाद फिर छोटे छोटे टुकड़ों को लेकर पढ़ाना। जैसे रेलवे स्टेशन पढ़ाना है तो मित्रों लिख दिया रेलवे स्टेशन, और रेलवे स्टेशन को समझाने के लिए फिर हमने उसको खंडों में डिवाइड किया, भागों में बांटा। रेल वे स्टैंड, तो रेल को अलग समझाया, वे को अलग समझाया और स्टैंड को अलग समझाया। मतलब पहले लिख दिया रेलवे स्टेशन और रेलवे स्टेशन को समझाने के लिए फिर उसके थोड़े छोटे छोटे टुकड़े करके समझा दिया रेलवे स्टैंड। तो इस तरीके से जो पढ़ाई जाए या जो शिक्षण कार्य किया जाए वो पूर्णात् अंशं प्रति कहलाता है। मतलब पूर्ण से अंश की ओर। कोई चीज़ हम पहले पूरी बता दें फिर उसको टुकड़ों में बताएं। जैसे संस्कृत में हमने आपको बता दिया एचो अयवायाव, एचो अयवायाव सूत्र पूरा बता दिया, फिर उसके टुकड़े निकाले, एच को समझाया, आय आओ छोटे छोटे खंड किए, उनको लिया, उनको समझाया। तो मित्रों इस प्रकार के शिक्षण को हम पूर्णात् अंशं प्रति कहते हैं या पूर्ण से अंश की ओर कहते हैं। तो विश्लेषणात्मक विधि से जो पढ़ाई होती है वो इस सूत्र के आधार पर होती है, पूर्ण से अंश की प्रति इस सूत्र के अनुसृत कार्यम करोति, अनुसार कार्य करती है यह विधि। पूर्वम तु पाठस्य संपूर्णम अंशम शिक्षका छात्रान बोधयति। वही चीज़ है जो मैं आपको समझा चुका हूँ। पूर्वम तु पाठस्य, पहले तो पाठ का संपूर्ण अंश शिक्षका छात्रान बोधयति मतलब शिक्षक छात्र को बोध करा देते हैं। ततः परम, उसके बाद एक एकम अंशम गृहीत्वा, एक एक अंश को लेकर तस्य विश्लेषणम करोति, उसके बाद एक एक अंश को लेकर उसका विश्लेषण करता है। जैसे विभिन्नानाम पदानाम विच्छेदम कृत्वा, विभिन्न पदों का विच्छेद करके, समास विग्रहम कृत्वा, समास विग्रह करके, संश्लेषणस्य प्रक्रियाम अनुसरति, संश्लेषण प्रक्रिया का अनुसरण करती है। तो आप समझ गए होंगे विश्लेषणात्मक विधि क्या है, इसके गुण क्या हैं। क्लिष्ट पदानाम अंशानाम, क्लिष्ट पदानाम अंशानाम, क्लिष्ट मतलब कठिन, पदानाम मतलब शब्द, तो कठिन शब्द अंश और विषय के स्पष्टीकरण के लिए सहायक होता है। ये लिखा है विषयांच स्पष्टीकरणे सहायका भवति। तो कठिन शब्द अंश और विषय के स्पष्टीकरण के लिए सहायक होती है ये विधि। शिक्षक रुचिकर सरल सुग्रहाश्च भवति, इसमें
शिक्षण रुचिकर हो जाता है, सरल हो जाता है, और सुग्रहाश्च मतलब बहुत अच्छी तरह से ग्रहण करने योग्य हो जाता है। शिक्षण सूत्राणाम अनुकरणेन अयम विधि मनोवैज्ञानिका अस्ति। ये शिक्षण सूत्रों का अनुकरण करती है, इसलिए यह विधि मनोवैज्ञानिक भी है। शिक्षण सूत्र आगे पढ़ेंगे कौन कौन से शिक्षण सूत्र होते हैं, तो उन शिक्षण सूत्रों को भी हम अभी पढ़ाएंगे। अभी शिक्षण विधियां चल रही हैं, शिक्षण विधियों के बाद शिक्षण सूत्र में आएंगे, फिर कौशल पढ़ेंगे, मूल्यांकन पढ़ेंगे। मित्रों यही सब तो है शिक्षा शास्त्र में, पेडागॉजी में, और है क्या। हिंदी और संस्कृत की एक सी पेडागॉजी है, बस माध्यम अलग अलग हैं। संस्कृत की पेडागॉजी संस्कृत में पढ़ना है और हिंदी की पेडागॉजी हिंदी में पढ़ना है, तो हिंदी की हिंदी में पढ़ेंगे, संस्कृत की संस्कृत में पढ़ रहे हैं। आगे देखिए, ये मनोवैज्ञानिक है। क्यों है मनोवैज्ञानिक? क्योंकि ये शिक्षण सूत्रों का अनुसरण करती है। छात्रा पठनाय प्रेरिताय भवन्ति, छात्र पठन के लिए प्रेरित होते हैं। इसके दोष क्या हैं? विधिर अयम उच्च स्तराय उपयोगी नास्ति। विधिर अयम उच्च स्तराय मतलब यह विधि उच्च स्तर के लिए उपयोगी नास्ति मतलब नहीं है। अनेन विधिना सर्वासाम विधानाम शिक्षणम न भवितुम शक्यते। अनेन विधिना सर्वासाम, यह विधि सभी प्रकार से सर्वासाम विधि नाम शिक्षणम न भवितुम शक्यते, इस विधि से सभी प्रकार के विधाओं की शिक्षण नहीं हो सकता। मतलब जो भी संस्कृत की विधाएं हैं, नाटक, एकांकी, काव्य, गद्य, पद्य, तो सभी प्रकार की विधाओं का शिक्षण इस विधि से नहीं हो सकता है। मित्रों अगली विधि है व्याख्या विधि। ध्यान रखिए, नवीन विधियां पढ़ रहे हैं। व्याख्या विधि प्राचीन काले अपि मतलब प्राचीन काल में भी अयम विधि व्यवहारे आसीत, यह विधि व्यवहार में थी। अतः इदानीम अपि प्रयोगा क्रियते, अतः इसका प्रयोग भी करते हैं। इदानीम मतलब इस समय, मतलब यह प्राचीन काल में थी और इस समय भी इसका प्रयोग करते हैं। क्लिष्ट पदानाम नूतन विचाराणाम भावानाम अभिव्यक्ति इस अर्थ स्पष्टीकरणाय विधिर अयम उपयोगी अस्ति। मित्रों क्लिष्ट पदानाम, कठिन पद, जो कठिन शब्द होते हैं, नूतन विचाराणाम, नए विचार, भावानाम, भाव, अभिव्यक्ति, और अर्थ स्पष्टीकरणाय, और अर्थ स्पष्टीकरण के लिए विधिर अयम उपयोगी अस्ति, यह विधि उपयोगी है। व्याकरण विधि क्या है? सबसे पहले पढ़ेंगे व्याकरण विधि को। तो व्याकरणम भाषायाः आत्मा अस्ति, व्याकरण भाषायाः आत्मा अस्ति, व्याकरण भाषा की आत्मा है। वेदांगेषु व्याकरणम प्रधानम विद्यते, व्याकरणम भाषायाः आत्मा अस्ति, व्याकरण भाषा की आत्मा है। वेदांगेषु व्याकरणम प्रधानम विद्यते, वेदांगेषु मतलब वेद के अंग होते हैं मित्रों, उन्हें वेदांग कहते हैं। ये 6 वेदांग होते हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिषी। तो ये वेद के 6 अंग होते हैं, ध्यान रखिएगा। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये वेद के 6 अंग होते हैं जिन्हें वेदांग कहा जाता है। वेद को एक पुरुष माना गया है, और जब वेद को पुरुष माना गया है तो फिर ये उस पुरुष के अंग हैं जिन्हें वेदांग कहते हैं। तो वेद रूपी पुरुष के 6 अंग होते हैं। तो मित्रों जो शिक्षा है उसे हम नासिका कहते हैं। लिख लीजिए, ये चीज़ हो सकता है आपको साधारणतया प्राप्त ना हो। शिक्षा जो 6 अंग हैं उसमें पहला अंग है शिक्षा, तो शिक्षा को नासिका कहा गया है, वेद पुरुष रूपी की नाक है ये, और परीक्षा में आता है। कल्प, जो कल्प है वो हाथ है, और जो व्याकरण है वो मुख माना गया है, और जो निरुक्त हैं वो कान, और जो छंद हैं वो पाद हैं मतलब पैर, और जो ज्योतिष हैं वो नेत्र हैं। तो ये 6 अंग हैं, उन्हीं को षडंग कहते हैं, 6 अंग, वेद के षडंग या वेद के 6 अंग। तो मित्रों व्याकरण ये व्याख्या विधि में ये पढ़ रहे थे, इसके स्पष्टीकरण के लिए उपयोगी है। तो फिर व्याकरण विधि में पढ़ रहे थे वेदांगेषु व्याकरणम प्रधानम विद्यते, वेदांगों में व्याकरण प्रधान है। व्याकरण चूंकि एक अंग है, उन 6 अंगों में 6वां अंग है व्याकरण, जिसे नेत्र कहते हैं वेद पुरुष का, तो वह प्रधान माना गया है। प्रधानम च षट्स्वंगेषु व्याकरणम, 6 अंगों में व्याकरण ही प्रधान है। व्याकरणम वेद पुरुषस्य मुखम अस्ति, व्याकरण वेद पुरुष का मुख है।
येन प्रकारेण शरीरे मुखस्य स्थानं प्रधानं भवति, जिस प्रकार शरीर में मुखस्य स्थानं प्रधानं भवति, मुख का स्थान प्रधान होता है, मतलब पूरा फेस, जिस प्रकार शरीर में पूरा फेस का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है, अनेन व्याकरणस्य महत्वम स्पष्टम भवति, इससे ही व्याकरण का महत्व स्पष्ट हो जाता है। अनेन विधिना बालकाः धातु रूप शब्द रूपाणाम ज्ञानम प्राप्नुवन्ति। अनेन विधिना मतलब इस विधि से बालक धातु रूप शब्द रूप आदि का ज्ञान प्राप्त करते हैं। चलिए मित्रों, अगली विधि है हरबर्टी पंचपदी। बहुत इंपॉर्टेंट विधि है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। हरबर्टी पंचपदी खूब पूछी गई है। सुप्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री मनोवैज्ञानिक हर्बर्ट महोदयस्य सिद्धांतानाम आधारेण तेषां शिष्यः अयम शास्त्रीय शिक्षण विधि प्रस्तुतः। सुप्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री एवं मनोवैज्ञानिक जो हर्बर्ट महोदय थे, उनके सिद्धांतों के आधार पर तेषां मतलब उनके शिष्य शास्त्रीय शिक्षण विधि प्रस्तुत की है। उनके शिष्य ने शास्त्रीय शिक्षण विधि प्रस्तुत की है। अस्मिन् विधौ पंच सोपानानि भवन्ति। इस विधि में 5 सोपान होते हैं। तेषां संक्षिप्त वर्णनम अत्र प्रस्तुयते। उनका संक्षिप्त वर्णन यहाँ पर प्रस्तुत है। मित्रों, पहला है प्रस्तावना। प्रस्तावना को उन्मुखीकरण भी कहते हैं। इयं छात्राणां पूर्व ज्ञानेन संबद्धा भवति। प्रस्तावना आपने यदि डीएड और बीएड किया हुआ है, मतलब कोई भी आपने ट्रेनिंग ली है अगर शिक्षा से संबंधित, तो उसमें लेसन प्लान बनाना होता है, पाठ योजना बनानी होती है। तो मित्रों, पूरे पाठ योजना में प्रस्तावना का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो प्रस्तावना आपने निकाली होगी, तो प्रस्तावना निकालना आप जानते होंगे। प्रस्तावना निकालने का संबंध या प्रस्तावना का संबंध क्या क्या हो सकता है? या तो उसका पूर्व ज्ञान हो सकता है कि जो उसको पूर्व ज्ञान है, उस पूर्व ज्ञान से हम आगे बढ़ें, और पूर्व ज्ञान के अलावा और भी प्रस्तावना निकालने की कई विधियां हैं। कथोपकथन विधि है, कहानी विधि है, व्याख्या विधि है, कई विधियों से हम प्रस्तावना निकाल सकते हैं। तो वास्तव में आपको पहले मैं हिंदी में बता दूं कि प्रस्तावना क्या है, प्रस्तावना कैसे निकाली जाती है, फिर आपको संस्कृत के माध्यम से जो इसमें लिखा है वो समझा देता हूँ। मित्रों, प्रस्तावना के लिए या तो पूर्व ज्ञान होना चाहिए, मतलब जो हमें पढ़ाना होता है, जो हमारा उद्देश्य कथन होता है, तो उद्देश्य कथन हमेशा निरुत्तर होना चाहिए, समस्यात्मक होना चाहिए। जैसे हमें चुंबक की संरचना पढ़ानी है, तो चुंबक की संरचना पढ़ाने में हमें उद्देश्य जो है वो प्रस्तावना कैसे निकालनी पड़ेगी। तो कुछ ऐसी कहानी आप सुना सकते हैं जिससे बच्चे इंटरेस्टेड हों। जैसे जब मैं छोटा था, सुनिएगा प्रस्तावना कैसे निकालते हैं। हमें पढ़ाना क्या है? चुंबक की संरचना या चुंबक का निर्माण। अब चुंबक का निर्माण पढ़ाने के लिए आप कक्षा में गए तो आपने चक्र लिख दिया, विषय लिख दिया, कालखंड लिख दिया, ये सब लिख दिया और उन्हें उद्देश्य कथन बता दिया कि मित्रों आज हम ये पढ़ेंगे। बस बच्चे कहेंगे जी सर। अब आपने कहानी शुरू कर दी। कहानी क्या शुरू कर दी? बच्चों, जब मैं छोटा था तो साइकिल चलाने का बहुत शौक़ था। पहले तो साइकिल बहुत बड़ी बात होती थी, लड़काने के लिए मिल जाए तो बहुत बड़ी बात थी, चलाना तो दूर। धीरे धीरे कैंची चलाना सीखा। कैंची चलाने के बाद फिर सीट में बैठ के चलाने लगे। लेकिन मित्रों, उस समय साइकिल साधारणतया उपलब्ध नहीं होती थी। चाचा की साइकिल हमें चोरी करके ले जानी पड़ती थी। अब चोरी करके ले तो गए, बढ़िया चलाए, लेकिन पता नहीं उसका कोई बोल्ट गिर गया जिससे उसमें खटखट की आवाज़ आने लगी। अब मित्रों आवाज़ आने लगी, अब चाचा का डर, मारेंगे वो तो, घर जाएंगे तो। अब वो बोल्ट ढूंढना ज़रूरी है, उसमें आवाज़ नहीं आना चाहिए। गांव में मैकेनिक तो होते नहीं थे या सुधारने वाले साइकिल को नहीं होते थे। अब क्या करें? अब वो बोल्ट नहीं मिल रहा, तो धूल में बोल्ट ढूंढने लगे। तो वहाँ से एक अंकल निकले और अंकल ने कहा कि बेटा क्या कर रहे हो? तो मैंने कहा अंकल ऐसा हो गया है, मेरी साइकिल का बोल्ट गिर गया है, आवाज़ आ रही है। तो बोले कोई बात नहीं बच्चे, मैं ढूंढ देता हूँ।
मित्रों पता नहीं उन अंकल ने अपने थैले से क्या निकाला और उन्होंने उस वस्तु को लेकर धूल में ऐसे चला दिया और वो बुल्ट उसमें चिपक के आ गया। मित्रों जानते हैं वो चीज क्या थी? तो बच्चे कहेंगे चुंबक। मतलब आप बच्चों को जोड़ चुके हैं अपने साथ, पढ़ाने के लिए प्रिपेयर कर चुके हैं और बच्चे बहुत अच्छे तरीके से आपके साथ जुड़ चुके हैं। और बच्चे जब कहेंगे चुंबक, मतलब यही आपके प्रस्तावना का पहला प्रश्न होगा कि बच्चों जिससे बुल्ट उठाया गया वो क्या था? तो बच्चों का उत्तर होगा चुंबक। मित्रों चुंबक का प्रयोग आपने किया है कभी? बच्चे कहेंगे हाँ, ये दूसरा प्रश्न हो गया। मित्रों तीसरा प्रश्न आप कर सकते हैं कि चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं, कितने हिस्से होते हैं? बच्चे बता देंगे कि NS ध्रुव होते हैं, 2 ध्रुव होते हैं। अगर मित्रों NN या SS को करते हैं तो दूर जाती है या चिपकती है, बच्चे सब बता देंगे। लेकिन जो आपको पढ़ाना है वो आपका अंतिम प्रश्न होना चाहिए। बच्चों आप जानते हो चुंबक कैसे बनती है? अब बच्चे निरुत्तर, अब बच्चों को नहीं पता, बच्चे शांत, नहीं जानते, तुम बताओ, ऐसे खुसुर बुसुर करने लगेंगे। लेकिन समस्यात्मक हो गया वो प्रश्न, मतलब जो हमें पढ़ाना है वो निरुत्तर करना है, बच्चे उसको जाने ना। तो अंतिम प्रश्न होगा आपका कि क्या बच्चों आप जानते हो चुंबक कैसे बनती है? तो बच्चे कहेंगे नहीं, या निरुत्तर हो गए, समस्यात्मक प्रश्न हो गया। चलिए यही आपका उद्देश्य कथन हो गया। तो ठीक है, आज हम चुंबक की संरचना पढ़ेंगे या चुंबक का निर्माण पढ़ेंगे। तो मित्रों इस तरह से प्रस्तावना निकाली जाती है। तो ये प्रस्तावना है। तो इयम छात्राणाम पूर्व ज्ञानेन संबद्धा भवति, मतलब इसका संबंध छात्रों के पूर्व ज्ञान से होता है, पूर्व ज्ञान से संबद्ध होता है प्रस्तावना का। तो कुछ जो चुंबक के बारे में उन्हें पूर्व ज्ञान था वो अपन ने पूछ लिया। पूर्वार्जित ज्ञानस्य आधारेण कतिपय प्रश्न चित्र मानचित्र श्लोक कथादीन प्रस्तुत्य पृच्छन्ते। इसमें लिखा हुआ है कि पूर्वार्जित ज्ञानस्य आधारेण, मतलब पूर्वार्जित ज्ञान के आधार पर कतिपय प्रश्न आए, मतलब कुछ प्रश्न, चित्र मानचित्र श्लोक कथादीन प्रस्तुत्य पृच्छन्ते, मतलब चित्र मानचित्र श्लोक या कहानी के माध्यम से या कहानी को प्रस्तुत करके कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। प्राप्त उत्तर के आधार पर, प्राप्त उत्तराणाम आधारेण पठनाय छात्राः मानसिक रूपेण सज्जीक्रियन्ते, प्राप्त उत्तरों के आधार पर छात्र मानसिक रूप से तैयार हो जाते हैं। किसके लिए? पठनाय, मतलब पढ़ने के लिए। तो इस तरह से प्रस्तावना निकालते हैं। मित्रों अगला है इसमें विषयोपस्थापन, जिसको प्रदर्शन बोलते हैं। अब प्रस्तावना निकल आई तो अब प्रदर्शन करेंगे, पढ़ाएंगे, उनको बताएंगे। तो अनेन सोपानेन सह नवीन पाठस्य शिक्षणस्य प्रारभते, इस सोपान में हम नवीन पाठस्य, नए पाठ का शिक्षण प्रारंभ करेंगे। प्रत्येकम विधायाय कृते, प्रत्येक विधा के लिए विषयोपस्थापन शैली भिन्ना भिन्ना भवति। ये तो निश्चित है कि जो पाठ पढ़ाएंगे तो अलग अलग विषय शैली होगी, अलग अलग विषयोपस्थापन होगा। यथा गद्य पाठे, जिस प्रकार गद्य पाठ में आदर्शवाचनम, अनुवाचनम, अशुद्धि संशोधनम, काठिन्य निवारणम इत्यादि समागच्छन्ति। जैसे हम कोई गद्य पाठ पढ़ाएंगे तो गद्य पाठन में निश्चित है कि पहले आदर्शवाचन होगा, मतलब शिक्षक उस पाठ को पढ़ेगा, फिर अनुवाचन होगा, तो अनुवाचन में छात्र उसी को फिर पढ़ेंगे, अनुकरण करेंगे पढ़ने का, तो वो अनुवाचन कहलाएगा। फिर अशुद्धि संशोधन, बच्चे कहाँ अशुद्धि कर रहे हैं वो अशुद्धि संशोधन करना पड़ेगा। काठिन्य निवारणम, जिस शब्द को बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं तो उसका काठिन्य निवारण भी करना पड़ेगा। तो इस तरह से अलग अलग प्रदर्शन होगा। फिर तुलना, छात्र येषु येषु स्थलेषु काठिन्यम अनुभूयन्ते, छात्र जहाँ जहाँ कठिनता का अनुभव करते हैं तासाम निवारणाय, उसके निवारण के लिए समभावानाम विषय भावानाम उदाहरण, समान रूप से भावों का या विषय के भावों का उदाहरण दृश्य श्रव्योपकरण है, दृश्य श्रव्य उपकरण के द्वारा सार कथनेन च प्रयोगा क्रियते, सार कथन में प्रयोग करते हैं। मित्रों दृश्य श्रव्य सामग्री ये शिक्षण सामग्री होती है। तो शिक्षण सामग्री में आगे हालांकि पढ़ेंगे शिक्षण सामग्री, जो भी शिक्षण में आवश्यक तत्व हैं, जो भी हम सहयोग में सामग्री का प्रयोग करते हैं, जैसे मानचित्र है, चित्र है, रेडियो है, बोर्ड है, श्यामपट्ट है, डस्टर है, ये सब सहायक सामग्री होती है। तो इसका प्रयोग करके हम उनको समझाएंगे। सामान्यीकरणम है फिर, सोपाने अस्मिन् छात्रा पाठस्य निष्कर्षम प्रति गच्छन्ति, इस सोपान में छात्र पाठ के निष्कर्ष की ओर जाते हैं। जैसे व्याकरण पाठे उदाहरणेभ्यः नियमान प्रति, गद्य पाठे पाठस्य मुख्य सारम प्रति।
जैसे व्याकरण पाठ में उदाहरणों से नियमों की ओर और गद्य पाठ में पाठ से मुख्य सार की ओर। नियमानि सिद्धांतानां स्रोता साधनांचा सामान्यीकरणम क्रियते। नियमों का, सिद्धांतों का स्रोत साधनांचा और स्रोत और साधन का सामान्यीकरण करते हैं। फिर प्रयोग है पाठस्य अध्ययनात् परम, पाठ के अध्ययन के बाद नवार्जित ज्ञानस्य प्रयोगाय, नवार्जित ज्ञान के प्रयोग के लिए शिक्षणस्य सफलतायाः परीक्षणाय, शिक्षण की सफलता के परीक्षण के लिए जो शिक्षण किया गया है, जो पढ़ाया गया है वो कहाँ तक सफल हुआ है, तो इसकी परीक्षा के लिए शिक्षक अभ्यास कार्य काश्यति, शिक्षक अभ्यास कार्य करता है। मित्रों ये कार्यति है, अभ्यास कार्य कार्यति, अभ्यास कार्य करता है। विद्यार्थी नाम या शंका संति, विद्यार्थियों की जो शंका होती है ताह अपकरोति, उसका निराकरण करते हैं। तेभ्यः किंचित मौखिकम लेखन कार्यम वा ददाति, और उनको कुछ मौखिक एवं लिखित कार्य भी देते हैं। ये प्रयोग हो गया, लिखित कार्य भी देते हैं मतलब होमवर्क दिया जाता है। अब इसके गुण क्या हैं? इस हर्बर्टी पंचपदी, चूँकि इसके 5 पद होते हैं इसलिए ये पंचपदी कहलाती है, और हर्बर्ट महोदय के शिष्य ने इसको बनाया तो गुरु के नाम पर इस विधि का नाम हर्बर्ट रख दिया, तो इस विधि का नाम हर्बर्टी पंचपदी पड़ा। इसके गुण क्या हैं? अयम विधि मनोवैज्ञानिक सिद्धांतस्वे आधारितो अस्ति, यह विधि मनोवैज्ञानिक और सिद्धांतों के आधार पर है। अनेन छात्राणाम ज्ञानम स्थायी भवति, इससे छात्रों का ज्ञान स्थायी होता है। शिक्षण सिद्धांतानाम सूत्राणां च अनुकरणम करोति, शिक्षण सिद्धांतों और सूत्रों का अनुकरण करती है। शिक्षणस्य बोधगम्यताये बलम दीते, शिक्षण की बोधगम्यता पर बल दिया जाता है। छात्राः निरंतरम परीक्षिता भवेयुः, और छात्रों की इसमें निरंतर परीक्षा भी होती है। इसके दोष क्या हैं? मित्रों सर्वेषां विषयाणां कृते, सभी विषयों के लिए उपयोगी नास्ति, इसमें लिखा है सर्वेषां विषयाणां कृते उपयोगी नास्ति यथा विज्ञानस्य कृते, सभी विषयों के लिए ये उपयोगी नहीं है जैसे विज्ञान के लिए ये उपयोगी नहीं है, क्योंकि उसकी शिक्षण विधियां अलग हैं विज्ञान विषय की। संस्कृत शिक्षणस्य सर्वासां विधानां कृते लाभप्रदो नास्ति, संस्कृत शिक्षण की सभी विधाओं के लिए यह लाभप्रद नहीं है। मित्रों इसमें फिर अगली विधि है मूल्यांकन विधि। तो मूल्यांकन विधि में आप देखते हैं अयम हर्बर्टीय पंचपदी इत्यस्य विकसित रूपम अस्ति, ये हर्बर्टीय पंचपदी का विकसित रूप है। अस्मिन् प्रतिशोपानेन उद्देश्यानां प्राप्तये कक्षानुगुणं क्रियाकलापानां संयोजनं कृत्वा मूल्यांकनं क्रियते, इसमें विभिन्न सोपानों के उद्देश्य की प्राप्ति के अनुसार कक्षानुगुणम मतलब कक्षा के अनुरूप क्रियाकलापों का संयोजन करते हैं और मूल्यांकन करते हैं। शिक्षणोद्देश्यानि तानि अपेक्षित, शिक्षण के उद्देश्य में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तनानि, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन होते हैं। यानी शिक्षणस्य माध्यमेन, जिस शिक्षण के माध्यम से छात्रेषु आनयान भवन्ति, छात्रों को आने लगता है। इमानी अपेक्षित परिवर्तनानि व्यवहारस्य त्रिषु पक्षेषु भवन्ति, इससे अपेक्षित परिवर्तन और व्यवहार के 3 पक्ष होते हैं। इसमें जो भी अपेक्षित परिवर्तन होता है उस व्यवहार के 3 पक्ष होते हैं, संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। मित्रों अस्मिन विधौ निम्नलिखितानि सोपानानि भवन्ति, इस विधि में निम्नलिखित सोपान होते हैं। उद्देश्यम, सर्वप्रथमम उद्देश्यानां निर्धारणम क्रियते, सबसे पहले उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं। शिक्षणोद्देश्यस्य अंतर्गता त्रयो मुख्य बिंदुआ सन्ति, उस शिक्षण उद्देश्य के अंतर्गत 3 मुख्य बिंदु होते हैं, दिशा, व्यवस्थित परिवर्तनम और क्रिया। मित्रों आगे देखते हैं व्यवहार रूपम, सबसे पहला ये व्यवहार रूप में कैसे लाते हैं। तो निर्धारित उद्देश्यानाम आधारेण छात्राणां पूर्व ज्ञाने कियत् परिवर्तनम भविष्यति, निर्धारित उद्देश्यानाम मतलब निर्धारित उद्देश्यों के आधार पर छात्रों के पूर्व ज्ञान में कियत् परिवर्तनम भविष्यति, कुछ परिवर्तन होता है। ते कियत् ज्ञानम प्राप्यन्ति, वे कुछ ज्ञान प्राप्त करते हैं। एतस्य उल्लेखा भवति, इसका उल्लेख होता है। पाठ्य बिंदु अगली हेडिंग है, तो पाठ्य बिंदु में देखिएगा आप पाठानाम बिंदूनाम निर्धारणम क्रियते, पाठों की बिंदु का निर्धारण के लिए यथा माने जैसे भाषा शिक्षणस्य पाठेषु वाचनम प्रश्नोत्तरम काठिन्य निवारणम सार कथनम इत्यादीन सम्मिलितानि सन्ति,
पाठों के बिंदु का निर्धारण करने के लिए जैसे भाषा शिक्षण की पाठेषु वाचनम प्रश्नोत्तरम, पाठेषु वाचनम मतलब पाठों को पढ़ना, प्रश्नोत्तर, कठिनता का निवारण, सार कथन आदि सम्मिलित हैं। शिक्षक कार्यम, शिक्षक कार्य देखें, विषय वस्तु स्पष्टीकरण है, विषय वस्तु के स्पष्टीकरण के लिए शिक्षकः काह क्रिया करिष्यति, शिक्षक क्या क्या क्रिया करते हैं, काह काह क्रिया करिष्यति, केशाम केशाम उपकरणानाम प्रयोगम च करिष्यति, किन किन उपकरणों का प्रयोग करते हैं, एतेषाम बिंदूनाम उल्लेखास्मिन् क्रियते, इन बिंदुओं का उल्लेख इसमें करते हैं। अगला है छात्र कार्यम, इसमें छात्र का कार्य क्या है, प्रत्येकम पाठाय छात्राणाम अभिप्रेरणा है, प्रत्येक पाठ से छात्र अभिप्रेरित होने के लिए तेषम सक्रिय सहभागितायाः कृते ये क्रियाकलापा निर्धार्यते, उनके सक्रिय सहभागिता के लिए ये क्रियाकलाप निर्धारित किए गए हैं। तेषाम उल्लेखा, उसका उसमें उल्लेख है, अस्मिन् सोपाने कृते, इस सोपान में करते हैं। मूल्यांकन, अब मूल्यांकन होता है इसका, प्रति सोपानम सफलतायाः परीक्षणाय, प्रति सोपान में सफलता की परीक्षा के लिए मूल्यांकन प्रश्नानाम रचना क्रियते, मूल्यांकन प्रश्नों की रचना करते हैं। पाठस्यांते अपि, पाठ के अंत में भी मूल्यांकन प्रश्नाः भवन्ति, पाठ के अंत में भी मूल्यांकन प्रश्न होते हैं। अब इस विधि के गुण क्या हैं, जो मूल्यांकन विधि है, मूल्यांकन विधि के गुण देखिएगा। अयम विधि मनोवैज्ञानिक अस्ति, यह विधि मनोवैज्ञानिक है। प्रतिशोपाने मूल्यांकनेन छात्रेभ्यः अभिप्रेरणम पुनर्बलंचा दीते, प्रत्येक सोपान में मूल्यांकन में छात्रों को अभिप्रेरणा और पुनर्बलंचा दीते, पुनर्बल दिया जाता है। मित्रों, इसमें अभिप्रेरणा और पुनर्बल दो शब्द आए हैं। तो अभिप्रेरणा मतलब शाबाश कहना, अभिप्रेरित करना, आपने कुछ बताया और हम कह दें शाबाश, बहुत अच्छा, तो ये अभिप्रेरणा है। पुनर्बलंचा, और फिर से दोबारा से उसको बल देना, दोबारा से समझाना, ये पुनर्बल कहलाता है। इस तरह से इसमें दिया जाता है। इसके दोष क्या है, सतत मूल्यांकनेन छात्रा व्यग्रह भयाक्रांताश्च भवन्ति, बस इसमें यह है कि मूल्यांकन से लोग डरते हैं। मूल्यांकन मतलब परीक्षा, बस परीक्षा होती है तो परीक्षा से डर लगता है। तो सतत मूल्यांकनेन छात्रा, हमेशा मूल्यांकन से छात्रों में व्यग्रह भयाक्रांतश्च भवति, ये व्यग्र और भयक्रांत होते हैं, डरते रहते हैं। मूल्यांकन उन्मुख शिक्षणे कृत्रिमतायाः समावेशो भवति, मूल्यांकन उन्मुखीकरण से शिक्षण में कृत्रिमता का समावेश होता है। तो मित्रों, ये विधियां हुई नवीन विधियां। अब इसके आगे पढ़ेंगे नवीनतम विधियां। तो नवीनतम विधियों के लिए आगे देखते हैं। आपने जो अभी ये विधियां पढ़ी हैं नवीन विधियां, उनमें पाठ्यपुस्तक विधि, प्रत्यक्ष विधि, विश्लेषणात्मक विधि, व्याख्या विधि, व्याकरण विधि, हर्बर्टी पंचपदी, मूल्यांकन विधि, इनको पढ़ा है। ये नवीन विधियों के अंतर्गत थी। मित्रों, अगली जो पढ़ेंगे वो नवीनतम विधि अगले वीडियो में पढ़ेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। सक्सेसफुल जो सभी एग्जाम को टारगेट करते हुए ध्यान में रखकर ये मिशन चलाया जा रहा है। चाहे आने वाले जितने भी एग्जाम हो, वर्ग 3 महिला सुपरवाइजर, एमपी पुलिस, फॉरेस्ट, पटवारी, सीपीसीटी से रिलेटेड जितने भी एग्जाम है उन सभी को ध्यान में रखकर ये मिशन चलाया जा रहा है। व्हाट्सएप ग्रुप पर स्टडी कराई जा रही है, प्रिपरेशन कराई जा रही है, जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स के अलग अलग ग्रुप बनाकर आपकी प्रिपरेशन कराई जा रही है। ग्रुप में आपको टाइम टेबल, स्ट्रेटेजी, रूटीन, स्टडी मटेरियल, डेली एंड वीकली टेस्ट, गाइडेंस, मोटिवेशन सब कुछ दिया जाएगा। और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं अलग अलग ग्रुप बनाए गए हैं, लगभग 22 और आपको ऐड किया जाएगा। तो आप लोग बिना किसी देरी के मैसेज कीजिए और 9981167757 पर आपको ऑडियो मैसेज करना है। व्हाट्सएप से अपना नाम बता देना है
मैं आपको उसी एग्ज़ाम से रिलेटेड ग्रुप में ऐड कर दूंगा। महिलाओं के अलग ग्रुप हैं, पुरुषों के अलग ग्रुप हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ स्ट्रेटेजी, रूटीन, सिलेबस, कंप्लीट प्लान आपकी स्टडी के लिए, ताकि आप लोग बेस्ट रैंक हासिल कर सको यहाँ पर, ठीक है। आपकी तैयारी के साथ ही आपको पता लग जाता है कि आप अब अच्छी मेरिट हासिल करने वाले हो, क्योंकि यहाँ पर आपको टाइम टेबल दिया जाता है। हर एग्जाम का अलग टाइम टेबल होता है जो 7 दिन में बदलता रहता है। जुड़ने से आपको फायदा क्या मिलेगा? टाइम टेबल, स्ट्रेटेजी, रूटीन, स्टडी मटेरियल, डेली वीकली टेस्ट, गाइडेंस, मोटिवेशन सब आपको मिलता रहेगा। जुड़ने के लिए आपको 99811671 और 757 ये व्हाट्सअप नंबर है। इस पर आपको ऑडियो से नाम बता देना है अपना, और किस एग्जाम के लिए आपको जुड़ना है वो भी मुझे बता देंगे तो मैं आपको जोड़ लूँगा। सभी एग्जाम की प्रिपरेशन कराई जाती है, सभी एग्जाम की ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज मिलती है, नोट्स मिलते हैं तो आप ले सकते हैं। ये सारा कुछ आप देख सकते हैं। कम से कम 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट वर्ग 3 की प्रिपरेशन लगातार कर रहे हैं, जिनने नोट्स मंगाए हैं। 5000 से ज़्यादा स्टूडेंट मेल और फीमेल ग्रुप में जुड़े हैं। खासकर MPTET के लिए टाइम टेबल दिया गया है उन्हें, और MPTET के लिए जो स्पेशल नोट्स बनाए गए हैं, PEB जो सिलेबस है उसके हिसाब से उसको लेकर पढ़ना आप जरूर शुरू करें, क्योंकि उससे PEB सिलेबस पूरा कंप्लीट कवर किया गया है। मार्केट में ऐसी कोई बुक नहीं है जो सिलेबस को कवर करे और इतना बेहतरीन स्टडी मटेरियल आपको दिया जाए, जिसमें शानदार पेडागोजी भी दी गई है जो 15 नंबर की आने वाली है, और बाकी आपका जो 15 नंबर का अलग पार्ट है वो भी इसमें अच्छे से कवर आपका हो जाएगा। नोट्स लेने के लिए आप इंदौर में आ सकते हैं, हैंड टू हैंड भी ले सकते हैं, छतरपुर में भी ले सकते हैं। हैंड टू हैंड आपको कम कीमत में वो तुरंत मिल जाएंगे, बाकी आप अपने घर पे भी मंगा सकते हैं स्पीड पोस्ट से। उसके लिए भी मुझे 9981167757 पर मैसेज कर दें। छतरपुर का जो ऑफिस है वो छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के सामने है। इस तरह के जो नोट्स बनाए गए हैं, सारा कुछ स्पेशल फैकल्टी के द्वारा। कोशिश यही की जाएगी कि आपके 125 प्लस अंक आए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। 125 प्लस अंक अगर आपके आ गए तो सिलेक्शन आपका वर्ग 3 में होने से कोई रोक नहीं सकता, ठीक है फ्रेंड। अब इसके साथ साथ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, जिसकी प्रिपरेशन उन्हें लगता है कि हो गई है, वो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी लगा सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। 30 ऑनलाइन टेस्ट मिल जाएंगे, 20 आपको PDF मिल जाएंगी। ये ऑफिस है हमारे छतरपुर का। यहाँ पर ये आपका चैनल है। प्यार देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं जितने भी नए मेंबर हैं, और पुराने मेंबर को परिवार का हिस्सा बनने के लिए शुक्रिया फ्रेंड्स। अपनी सेहत का ख्याल रखें, कोरोना से बच कर रहें। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।